I would like Professor Neelu Gupta to take over and explain about these viruses, the virus families, and how they attack, what is their mechanism of action, and I will come back to you again. Good afternoon. At the outset, I wish to thank Chaudhry Charan Singh University, Honorable Vice Chancellor Sir, and Honorable Pro Vice Chancellor for encouraging me on this initiative of discussing about COVID, which is an enlarging concern as of today. And actually, I had posted a small of sort of poetry on your messages, which I read again to just register my sensitivity towards the topic. कुछ लाइनें जो पंक्तियां पंक्तिबद्ध की हैं वो इस प्रकार हैं और यही आशय है आज की इस प्रेजेंटेशन का। कोविड यक्ष प्रश्न लाया है जीवन से जुड़ा, सुखद जीवन पर क्यों कर भय का वज्रपात पड़ा। शिक्षक की गोदी में, मैंने एकदम से पारी यहाँ बदल दी है, समाज की बात करते करते मैं शिक्षक पर आ गई हूँ, क्योंकि ये इन हाउस वेबिनार हमारे शिक्षकों के लिए ही इंडिकेटेड है। तो शिक्षक की गोदी में समाज पनपता, ज्ञान से धीर धीर से साहस जन्मता। बहुत जल्दी अब मैं वैक्सीन की बात कर रही हूँ। क्या जाने वैक्सीन सफल कब, कब होगा इलाज का सफल उपाय, कितनी होगी जागरूकता जन जन में, और कब पूरा लॉकडाउन ही खुल जाए। आइए थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा विमर्श करें हम मिलकर, समाज को विश्वास दिलाना है। ये जो शिक्षक वृंद का मैं आह्वान कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि हमको समाज को विश्वास दिलाना है, क्योंकि हम सबको मिलकर राष्ट्र भाव से 2020 के पार सभी को स्वस्थ ले जाना है, सभी को स्वस्थ ले जाना है। तो अपनी इन्हीं विशेष को आपके सामने रखते हुए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जिसमें काफी सारे बायोलॉजिकल फैक्ट्स हमने एक सिंपल तरीके से कलेक्ट करने की कोशिश की है। ये जानती हूँ कि आप सब पूरी तरह से अवेयर हैं और इस पैंडेमिक को समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ कहनी जरूरी हैं। तो मैं एक पावर पॉइंट के रूप में आपसे ये शेयर कर रही हूँ। इस प्रेजेंटेशन के लिए जैसा कि मैडम ने कहा, डीएसडब्ल्यू बोर्ड का चुनाव स्टूडेंट आउटरीच को ध्यान में रखते हुए किया गया है और यहाँ मेरा पर्पस प्रेजेंटेशन का है बायोलॉजिकल कोग्निजेंस ऑफ द पैंडेमिक। आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल वाइस चांसलर फॉर हिज वैल्यूबल कमेंट्स अपॉन द टाइटल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम सब भारतीय द्विभाषीय हैं और उसी द्विभाषीय रूप में मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन रखती हूँ। इसके बाद एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है जो कि गूगल मीट पर हमने ऑर्गेनाइज किया है ताकि काफी सारे लोग उसमें हिस्सा ले सकें और उसका लिंक भी आपके जो मैसेजेस हैं उन पर भेजा जा चुका है। सो प्रेजेंटेशन गोज फॉरवर्ड नाउ। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, हालांकि आप जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा और समझने की जरूरत है क्योंकि मैं एक और दृष्टिकोण से इसकी बात कर रही हूँ। इससे पहले कई सारे फ्लू आए, इबोला आया, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया, मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया। काफी सारे वायरसेस ने मानव जाति को इन्वेट किया है, लेकिन इस बार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने इस एक्सटेंट तक खींच लिया कि इसको एक पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी का नाम दे दिया गया। उसका कारण कहीं ना कहीं इसकी जो जैविक संरचना है उसमें भी है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म वायरस है और जैसा कि आपने कई जगह देखा होगा, वायरस जैविक और निर्जीव दोनों प्रकार की जो क्वालिटीज हैं वो इनमें होती हैं। यह एक प्रश्न जो सोशल डिस्टेंसिंग का आ रहा है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग को हम एकदम से बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों आ रहा है ये सोशल डिस्टेंसिंग का, आखिर इसी वायरस के साथ इतनी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की ताकीद क्यों? उसका कारण है इसके ड्रॉपलेट के साइज में। जितना सूक्ष्म वायरस होगा वो आपके म्यूकस के ड्रॉपलेट में, या हम इस समय एक पानी की बूंद समझ लें, जितना सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा एक
औसत घनत्व की बूंद में समा जाएँगे। तो इसलिए जितनी ज़्यादा कोरोना वायरस का नंबर होगा उस बूंद में, उतना ज़्यादा उसका इन्फेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इससे पहले देखिए फिगर दिख रहा है, कुछ इबोला वायरस की बात हो रही है, लेकिन ये वायरस जो एम्बेड हो रहा है, आप देखिए काफ़ी बड़ा ड्रॉपलेट है जिसमें एम्बेड हो रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की आपको इतनी ही आवश्यकता थी। लेकिन जैसे-जैसे ड्रॉपलेट का साइज़ घटता चला गया, ड्रॉपलेट की इंटेंसिटी बढ़ती चली गई, तो उस तरह से सारे एयरबोर्न इन्फेक्शंस में सोशल डिस्टेंसिंग लगती है। लेकिन इस वायरस के चलते अ, एन कोविड-19 के चलते आपको 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी परस्पर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं। लेकिन मैं इन बातों को नहीं दोहराऊँगी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी अपनी गाइडलाइंस दे चुकी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसकी गहन जैविक संरचना को समझकर और लोगों को समझाएँ। तो उसके लिए मैंने एक साधारण सा पिक्चर लिया जो आपको कहीं भी नेट पर मिल जाएगा। देखिए एक औसत मनुष्य जो है वो करीब 1 मीटर का होता है। हमारे शरीर की संरचना आप जानते हैं कोशिका यानी एनिमल सेल से बनी हुई है और ये सेल जो है, ये इसकी जो साइज़ है एक ऑर्डिनरी सेल का वो करीब 10,000 भाग कर दिए जाएँ तो उतना बड़ा होता है। तो ये जो सेल है, इसके भी अगर मैं 1000 भाग दे दूँ, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -7 तो ये है फ्लू वायरस का साइज़। यानी सेल को इन्वेड करने के लिए, उसकी परत को काट कर उसके अंदर घुसने के लिए इस वायरस को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये है ही इतना सूक्ष्म। अब हम दूसरी चीज़ पर चलते हैं कि बार-बार बात की जाती है कि अपने इम्यून सिस्टम को रोबस्ट करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन किस प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम और वायरस इन दोनों का आपस में आपसी जो ताल्लुक है वो किस प्रकार का है? तो उसको देखने के लिए यहाँ हमने एक हेल्दी लंग एक रिसर्च पेपर में से पिक्चर क्रॉप करके लगाया है और यहाँ पर है एक पिक्चर 3D पिक्चर जिसमें हमने एक मानवीय या जीव कोशिका को दिखाया है। यहाँ पर्पस है क्योंकि मैं जीव कोशिका यानी दूसरे आयाम से शुरू करके पहले पर जाऊँगी और फिर वापस 2 पर आकर के एंटीबॉडी का ज़िक्र करूँगी। तो ये जो एनसीओवी-19 है यानी कोरोना वायरस जो कि 2019 से पनपना शुरू हुआ, ये देखिए मतलब 1 बटा 10 रेज़ टू पावर -7 साइज़ और 10 रेज़ टू पावर -4 साइज़ ये जो 2 हैं ये एक आगंतुक की तरह आपके शरीर की कोशिकाओं के दरवाजे पर पहुँच जाता है, जब आप उसके संपर्क में आते हैं। अब इस कोशिका के पास जो इसका द्वार है, जैसे हमारे घर में दरवाज़ा है, यहाँ पर एक झिल्ली होती है, आप सब जानते हैं। इस झिल्ली की संरचना में 2 चीज़ें प्रमुख हैं। एक तो वो वसा, जो वसा युक्त परत इसकी झिल्ली के आस-पास बनी हुई है और दूसरा है इसके अंदर प्रोटीन। कुछ मॉलिक्यूल यानी कुछ जैसे ऑक्सीजन वो इस वसा की परत यानी लिपिड लेयर से पास कर सकती है, लेकिन कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या बड़े एलिमेंट्स हैं, उनको पहचानने की क्षमता, उनको जाने दिया जाए, ना जाने दिया जाए, इसकी क्षमता जो होती है, वो इस प्रोटीन में होती है कि जो स्वतः इस जो ट्रांस मेम्ब्रेन लेयर है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब हम थोड़ा-सा पहले दूसरे पक्ष को देखें, उसके पास क्या है? दूसरा पक्ष हमारा है कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस जो है, ये बहुत ही सूक्ष्म प्राणी है। ये एनिमेशन आगे मैं यूज़ करूँगी 2 प्रकार के। तो ये इसकी जो झिल्ली है, वही उसका अस्त्र है क्योंकि ये फैट लेयर है और इसीलिए ये स्प्रेड हो सकता है, पानी में घुल नहीं जाता है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है बाहरी झिल्ली की और किस तरह से ये पहचाना जाएगा हमारी कोशिकाओं के द्वारा उसके लिए इसके पास स्पाइक्स मौजूद हैं और वो स्पाइक्स को अगर ये ताले चाबी की तरह पकड़ लेता है, तो फिर लॉक एंड की मेथड से अगर इनकी बाइंडिंग हो जाती है, तो फिर ये कोरोना वायरस सेल से बाइंड कर जाता है। और सेल से बाइंड करना ही इसका जो घातक स्वभाव है, वही हमारे लिए एक पैंडेमिक के रूप में बन के उभर रहा है। तो ये है इसकी संरचना और अब हम देखते हैं कि ये जब हैंग हो गया यस।
तो ये आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि वसा की लेयर थी तो लिपिड पहुंच गया, और किस तरह से वायरस जो है वो धीरे से इस प्रोटीन, इसीलिए क्योंकि ये आस पार आर पार है लिपिड लेयर के मेम्ब्रेन के, तो इसीलिए हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और ये टीएमबी यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अभी आगे जब हम इलाज की तरफ देखेंगे तो हमारे काम आएगा। तो ये है एक हेल्दी लंग। इसके अंदर एल्वियोलाई, जिस तरह से अंगूर के गुच्छे की संरचनाएं होती हैं, उस तरह से कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं जहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को स्पेस देने के लिए, चूंकि हम अक्सर ग्रीन कलर से ही फ्रेशनेस को आंकते हैं, तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर को बैकग्राउंड में यूज किया है इस स्पेस को दिखाने के लिए। लेकिन जब कोई वायरस इस पर अटैक करता है और इसको बाइंड कर लेता है, तो वो उसकी संरचना को कैसा प्रभावित करता है, कुछ ऐसे उन एल्वियोलर स्पेसेस का और एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये देखिए, इसीलिए व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी, उसका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ऑक्सीजन रिटेन करने का, वो बहुत कम हो जाता है। अब इसको अगर हम उसी लंग में देखें जो स्वस्थ लंग, ये है उस रिसर्च पेपर का कंप्लीट पिक्चर। तो अब आप देखिए कि इस वायरस के अटैक के द्वारा इस स्थिति को हम सेप्सिस या थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। इन स्थितियों की डिटेल में ना जाते हुए हम ये देख सकते हैं कि ये फिर म्यूकस के रूप में, और इससे एक और चीज होती है, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इस फॉरेन इन्वेडर को पहचान लेते हैं, और फिर वो भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि इसकी तरफ रिएक्ट करते हैं। इस सब पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ मेरा पर्पस यही था कि एल्वियोलर स्पेसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही समझा। जैसे ही वायरस का अटैक हमें महसूस हो, हमारे गले में खराश हो या हमें लगे कि हम संपर्क में आए हैं, हमें गुनगुना पानी या गर्म पानी काफी तादाद में पीना चाहिए। ये एक बिल्कुल अनचैलेंज्ड तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और महंगा भी नहीं। अब इस पानी के बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कुछ रिसर्च पेपर्स के कटिंग्स, हेडिंग्स या कुछ साइंस आर्टिकल्स मैगजीन्स के मैं लेके आई हूँ, क्योंकि हम लोगों में एक कंफ्यूजन है कि गुनगुना पानी तो पिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा एल्कलाइन पदार्थ मिला लें, तो एल्कलाइन पदार्थ का क्या प्रभाव होगा? चूंकि पैंडेमिक अभी बहुत रीसेंट है और ये स्थिति अभी आई है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च, मैं खुद नींबू का पानी पीती हूँ दिन भर में। नींबू को हम लोग क्रश करके डाल लेते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट पीते हैं। लेकिन ये कोरोना वायरस के एपिडेमिक में कितना कारगर होगा, ये एक विश्वास है, क्योंकि हमारे भारतीय जो धरोहर है, हेरिटेज है, उसमें जितनी भी बातें हमें पता है, उनमें कहीं न कहीं सत्यता है। तो इस विश्वास के चलते ये हाई पीएच वाटर हमें ज़रूर मदद करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन अगर हम इसको रिसर्च के धरातल पर देखें, अभी बहुत सारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट इनफ रिसर्च है नहीं इस पर। ये भी कुछ रिसर्च है, अभी कुछ बहुत रिसेंटली रिसर्चेज़ आई हैं, जो कहती हैं कि अगर आप एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा-सा हाई पीएच वाटर पीते हैं, तो हाइड्रेशन आपको हेल्प करती है। तो ठीक है, फेफड़ों की सेहत के लिए पानी हम ज़्यादा पिएँगे। क्या पीएच के दावे वैज्ञानिक हैं? लॉजिकल तो हैं ही। तो फिर हमारे कुछ विश्वास भी हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ वैज्ञानिक इसको अ, और प्रूव कर पाएँगे, और चूँकि ये वेबिनार का पर्पस हमारा आउटरीच का है, स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुँचाने का है, तो ये एक अच्छा सवाल है कि हाई पीएच वाटर कंजम्पशन से क्या हमारा इम्यून सिस्टम या हमारी लंग हेल्थ इम्प्रूव होती है? अ वेरी गुड क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड फॉर अ फ्यूचर। यहीं पर मैं बता दूँ, ये प्रयास जो है, ये एक संकलित प्रयास है हमारी प्रो वाइस चांसलर मैडम के साथ। मैं वायरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते और हेल्थ वर्कर होने के नाते हमने जो कुछ जानकारी आपके लिए आ पाई है, उसे हम पेश करते चले जा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा-सा सिस्टम के अंदर चलते हैं। कौन-सा तरीका है, कौन-सा तंत्र है, प्रणाली है जिसके द्वारा ये सूक्ष्म सा वायरस हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, हमारी सारी कोशिकाओं को पकड़ लेता है? तो यहाँ पर है एक स्वस्थ सा लंग,
इसके अंदर प्रस्तुत वही स्ट्रक्चर्स जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ये बहुत लचीले और बड़ी पतली सी परत और झिल्ली के हैं, क्योंकि इन्हें तो अपने अंदर ऑक्सीजन रखनी है। अब इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ ये पर्पल डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये सेल है, न्यूक्लियाई हैं, जो कुछ इस प्रकार की संरचना के होते हैं। अगेन एक रिसर्च पेपर से ये फिगर लिया गया है जिसकी डिटेल्स दी गई हैं, और ये जो वायरस है वही वायरस है एक्चुअली जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एनिमेशन देखा था। अब आप देखिए यहाँ पर ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो इस वायरस के पास 2 तरीके हैं, या तो ये फ्यूजन के द्वारा यानी उस झिल्ली से मेल करके उसके अंदर एंट्री पा जाए, या फिर कुछ ऐसा पाउच टाइप जिसको हम एंडोसाइटोसिस, एंडो माने अंदर और साइटो माने सेल, तो ये सेल के अंदर ग्रहण करने की ऐसी अंतर्ग्राही प्रक्रिया हो जाए जिसके द्वारा ये एंटर करे। तो होता ये है, या तो ये इस प्रक्रिया को अपनाता है एंट्री के लिए फ्यूजन की, या फिर एंडोसाइटोसिस की। तरीका कोई भी हो, इस वायरस का काम जो हमारे शरीर के गुणसूत्र हैं, क्योंकि इसमें अपने भी कुछ गुण मौजूद हैं, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, तो उस जेनेटिक मटेरियल को ये ले जा करके कंबाइन कर देगा हमारे गुणसूत्रों से, और उनका हनन करके उनके ऊपर ये अपनी जो जैविक मल्टीप्लिकेशन है, जो अपना आरएनए मल्टीप्लिकेशन है उसको काफी मल्टीप्लाई कर लेगा, और उसके बाद फिर नए वायरसेस का निर्माण होगा। यानी एक कोशिका, एक जीव कोशिका जिसको एक वायरस ने अटैक किया, अब उसने मल्टीपल कॉपीज बना करके दे दी हैं। ये इस वायरस का मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रजनन की स्वभाव ही यही है कि ये दूसरे के ऊपर अपनी प्रजनन की प्रक्रिया को स्थापित करता है। तो यही प्रवेश प्रक्रिया पर इसने जो उस टीएमबी यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को अटैक किया, या फिर जहां जाकर के मल्टीप्लाई किया, सेल के अंदर आने के बाद अगर इसका हनन हो जाए, हम इसको किसी तरह से वापस मार डालें, तो फिर शायद हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि द कोरोना वायरस स्नीक्स इनटू द सेल थ्रू अ की रिसेप्टर। इसकी रिसेप्टर का यहाँ पर मैं थोड़ी जानकारी जो मैं रिसर्च पेपर से समझ पाई हूँ, ये कोई नया रिसेप्टर नहीं है। बीपी के पेशेंट्स में भी एस2 रिसेप्टर बाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काफी कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम्स में। सो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एस2 एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं कि फेफड़ों में ही क्यों? ये इन्फेक्शन फेफड़ों से, क्योंकि ये श्वास की नली से आता है, स्पूटम से आता है, जिसको हम फोमाइट कहते हैं। फोमाइट से इन्फेक्शन फैलता है, और इस तरह से ये जो फोमाइट्स हैं, ये सारी एस2 के द्वारा ही जाते हैं, और ये हमारी जो लंग का एल्वियोलाई है, वो एस2 के लिए उसमें काफी रिच होते हैं, और हमारी इंटेस्टाइन भी रिच होती है, लेकिन वहां तक बात तब तक नहीं जाती जब तक बीमारी एक सिवियर कंडीशन में ना पहुंच जाए। तो यहाँ टीएमबी को वो क्षमता मिल जाती है कि वो वायरस को प्रवेश दे या ना दे। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं कि जिस तरह से एस2 अब इस टीएमबी प्रोटीन को रोके। एस2 टीएमबी प्रोटीन क्या करेगा? वायरस को निष्क्रिय कर सकता है, लेकिन वो काबिलियत तो उसमें है नहीं। तो इसके बाद क्या है? इसका कोई साथी प्रोटीन उसको एस2 से बाइंड ही ना करने दे। इस पर भी हम आएंगे, साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। या कोई उसका प्रतिस्पर्धी एंटीबॉडीज के रूप में आ जाए, जो कहे कि अब एस2 से ना बाइंड करके वो एंटीबॉडी से बाइंड करे, एंटीबॉडी से बाइंड करेगा तो फिर वो डिग्रेड हो जाएगा। इसी तरह से कोई ऐसे प्रोटीन हमारी बॉडी में डाल दिए जाए जिससे वो यहाँ पर आकर के उसको संक्रमण ना कर पाए। यही प्रतिरोधक सिपाही यानी एंटीबॉडीज जो हैं, अगर हमारे शरीर को मिल जाए तो वायरस प्रवेश करते ही मर जाएगा, और हमारे शरीर में बनने लगे तो भी वायरस मर जाएगा। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन दुर्भाग्य से चीन ने या काफी सारे वैज्ञानिक जगत ने, साहित्य ने शुरू में ये नहीं कहा कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इस पर इफेक्ट करेंगी। तो हमारा जो नजरिया था वो इसको सिर्फ एक लंग और फियर स्केयर मॉन्गर की तरह रहा।
लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वैज्ञानिक जानकारी आगे आती गई, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का भी उपयोगिता अब समझ आने लगी है। तो मैं कह रही थी कि एक प्रतिस्पर्धी आ जाए। तो ये प्रतिस्पर्धी, ये एंटीबॉडी है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे ब्लड स्ट्रीम में इम्यून सिस्टम हमारा बना के छोड़ देता है, और ये एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। अगर आप यहाँ देखें, जिस चाबी या की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर एक डायग्रामेटिक स्केच है, ये एक चाबी है और यही चाबी ACE2 रिसेप्टर के साथ है, जिसकी वजह से दोनों बायोकेमिकली बाइंड करेंगे। अब यही चाबी अगर एंटीबॉडी के पास है, तो वो एंटीबॉडी compete कर लेगी, और फिर वायरस जो है वो ACE2 से नहीं बाइंड करेगा, तो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, और इसीलिए हमें अपना इम्यून सिस्टम रोबस्ट करने की जरूरत है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो अक्सर कोशिश रहती है कि किसी को साथ लेकर के जाए। असल में इस ACE2 के पास भी एक साथी है, और वो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर, सेरिन 2 नाम है उसका। और अगर इस TMPRSS2 को भी हम बाइंड कर लें, हॉफमैन ने अभी सेल में एक बहुत बड़ा जर्नल है, उसमें एक पेपर उनकी टीम ने पब्लिश किया, जिसमें कोरोना वायरस, ये डायग्राम उसी पेपर से है। उन्होंने कहा कि अगर हम ACE2 को बाइंड करने के बजाय इस साथी रिसेप्टर TMB को बाइंड कर लें, यानी कि हम उसकी जो सपोर्टिंग एटीट्यूड है उसको कम करें, तो ACE2 से वायरस बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस इंटरमीडिएरी रिएक्शन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। रिसर्च हो रही है। और एक बात यहाँ पर जानकारी के लिए उपयुक्त होगी कि देखिए, वायरस तो है, लेकिन सार्स वायरस भी ऐसा ही था, कोविड भी है, केसेस, डेथ्स, क्योंकि पुराना आर्टिकल है फरवरी का, तो सिर्फ 51,000 डेथ्स नजर आ रही हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये बैट भी इन्होंने दिखाया है, क्योंकि ये जो वायरस है इसको भी इन्वेट करता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि बैट और ह्यूमन के बीच में कोई इंटरमीडिएट होस्ट अभी तक नहीं बताया जा पाया है, जिसकी वजह से ये कहना कि बैट से मनुष्य में पहुंचा और वहीं से इसका संक्रमण हुआ, ये वैश्विक संक्रमण के लिए सिर्फ इतने आधार काफी नहीं है। लेकिन हाँ, ये TMPRSS2 को अगर हम इनहिबिटर, यानी कुछ ऐसा प्रोटीन इनहिबिटर ले आए जिससे हम इसको रोक सकें, तो इसका एक परमानेंट इलाज इस बीमारी का संभव है, और साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं। कुछ और आगे आया तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। भारत सरकार ने एक और चीज भारतीय वैज्ञानिकों ने जब प्रपोज की, तो भारत सरकार ने उसे प्रमोट किया, और वो थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आप जानते हैं, सिंकोना हमारा बड़ा अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, और हमारी पीवीसी मैडम भी इस पर बहुत प्रकाश डालने वाली हैं। तो ये जो, क्योंकि बॉटनिस्ट होने के नाते ये वो मुझसे बेहतर समझती हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा जो पर्पस है आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बताने का, कि उससे एक क्लोरोक्विन नाम का एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो कि जब क्लोरोक्विन फॉस्फेट होता है तो काफी स्ट्रांग होता है। उसका एक जो माइल्ड एजेंट है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो ACE2 रिसेप्टर से कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग दिखाती है। इसीलिए जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इन पेशेंट्स को दी गई तो फायदा हुआ ये कि वायरस था, बाइंड कर रहा था, लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दी गई तो उसने बाइंड कर लिया, तो वायरस का जो इन्वेजिव इफेक्ट था वो कम हो गया, और लोगों को रिलीफ महसूस हुआ। लेकिन इससे आगे कुछ नैनो लेवल पर, कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर इसके बारे में अभी कोई जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं हुई है। साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। भारतीय दृष्टिकोण की बात आगे चलती है। KGMU के कुछ साइंटिस्ट ने, ICGB के कुछ साइंटिस्ट ने, और ICMR ने सेंट्रलाइज करके प्लाज्मा थेरेपी को भी प्रमोट किया है। अगेन I'll request PVC madam to talk more about it. प्लाज्मा थेरेपी में जनरली एक जो व्यक्ति रिकवर कर चुका है, उसके ब्लड को ले लिया जाता है, उसका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में भी अकोशिकीय एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं। उसको जिस व्यक्ति को जरूरत होती है, उसको रिसिपिएंट कहते हैं, उसको डोनर वो होता है जो देता है, तो दाता से रिसिपिएंट तक इसको डाल दिया जाता है,
और जो भी बीमारी होती है उसको करेक्ट किया जाता है। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ शो करने की कोशिश की है। इससे भी फ़ायदा है, बट अभी भी जैसा कि कहा कि रिसर्चेज़ को कंप्लीट होने में समय लगेगा और हमें तब तक इस बीमारी से समझ और आपसी विचार-विमर्श और कोऑपरेशन से चलना होगा। इटली ने आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया इस बीमारी को। तो उन्होंने क्या किया, ऑटोप्सीज़ की, यानी कि जिन पेशेंट्स की मृत्यु हो गई थी, कुछ फैक्ट्स को, तब उन्होंने बताया कि एक इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म आता है। हमारा शरीर जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है, तो वो हमारा शरीर कुछ प्रोटीन पैदा करता है। अभी हम उनके नाम पर नहीं जाएँगे, हम उनको नाम देते हैं ग्रुप साइटोकाइन्स का। तो वो हमारी सारी जितनी भी इम्यून सेल्स होते हैं, वो उस साइटोकाइन को बनाना शुरू करते हैं। और इसमें एक चीज़ देखी गई, जो एज्ड लोग हैं, वो अपने सारे साइटोकाइन का जो बॉम्बार्डमेंट आया, क्योंकि जब इन्फेक्शन आया तो साइटोकाइन बने, साइटोकाइन ने उस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान की। लेकिन अगर वो साइटोकाइन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तो कैसा होगा? तो तब उन्होंने बताया कि एक साइटोकाइन स्टॉर्म है, जो कि इस थ्रोम्बोसिस, यानी जो कि सेप्सिस हुआ था लंग्स में, उसको बनाने में मदद कर रहा है। तो और भी नज़रियों की ज़रूरत है इस बीमारी के कंट्रोल के लिए। इज़राइल ने अभी हाल ही में एक वादा किया है कि उन्होंने एक एंटीबॉडी बना ली है, जिसको वो जल्दी कमर्शियल करने वाले हैं। तो होता क्या है उसमें, ये जो एंटीजन है, ये हम किसी जानवर को, मॉडल ऑर्गेनिज़्म जैसे यहाँ माइस बना है, उसको दे देते हैं, तो वो अपने अंदर इसकी एंटीबॉडी पैदा करेगा। तो एंटीबॉडी होती है बेसिकली, जब एंटीजन आया तो उसको काउंटर करने के लिए जो प्रोटीन शरीर बनाता है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती है। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन इस माइस के शरीर में बने, अब इनको हमने क्या किया, इनकी जो सक्षमता है अटैक करने की, उसको कम करके सिर्फ उनका गुणसूत्र, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल ले लिया और इसको बाइंड करा दिया, हाइब्रिडाइज़ करा दिया हमने कैंसर सेल से। अब कैंसर सेल्स ही क्यों? क्योंकि कैंसर सेल में एक खास बात होती है कि वो इर्रेशनली मल्टीप्लाई करते हैं और इमॉर्टल हो जाते हैं। इमॉर्टल माने उनकी जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, वो आने के बजाय कैंसर सेल्स लगातार डिवाइड होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों अगर कंबाइन होंगे, तो हमें काफ़ी मात्रा में जो एंटीबॉडीज़ बनी है, वो हम एनरिच कर सकते हैं। तो इस तरह की जो माइलोमा के माइलिनोमा सेल्स और जो हमारे एंटीबॉडी कंटेनिंग सेल्स हैं, इनके हाइब्रिडाइजेशन से जो बना, वो हो गया हमारा हाइब्रिडोमा। इसके बाद इसको स्क्रीन किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है और सिर्फ वो उपयुक्त प्रोटीन, क्योंकि एंटीबॉडी तो सब तरह के बने हैं, तो अभी ये पॉलीक्लोनल है। लेकिन फिर टारगेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज स्क्रीन हो जाती हैं और स्क्रीन के बाद इनको मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है और यही एक्चुअल में एंटीबॉडी है। अगर हम इसको एक एनिमेशन के रूप में देखें, मैप क्या करती है, एक एंटीजन आया और एंटीबॉडी बनाई। वो जो एंटीबॉडी वहाँ मॉडल ऑर्गेनिज्म से मिली और स्क्रीन हुई, उसको फिर यहाँ पर व्यक्ति में छोड़ दिया गया। अब ये एंटीबॉडी प्रमोट करेंगी और एंटीबॉडीज के बनने को व्यक्ति के शरीर में, और वो जो इन्फेक्शन जाकर के सेप्सिस क्रिएट कर रहा था, वो अब इन्फेक्शन सेप्सिस क्रिएट नहीं कर पाएगा और जब वायरस को मल्टीप्लाई होने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा। काफ़ी सारे वैक्सीन्स आज के ज़माने में बच्चों को दिए जाते हैं और हो सकता है आने वाले समय में कोरोना वायरस का वैक्सीन भी इसी प्रकार से लोगों में दिया जा सके। ये है अटैक की प्रक्रिया। क्या ये सारी थिंकिंग जो है, हमें आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी? जी हाँ। पहली चीज़, हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत वरीड हैं क्योंकि कैंपस खुलेगा। कभी तो स्टूडेंट्स आएँगे, एग्ज़ाम्स देंगे और बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होंगी कि डिस्टेंसिंग फ़ॉलो हो सकती है, लेकिन सिट एट होम फ़ॉलो नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, क्योंकि सबके करियर का सवाल है। तो कुछ ऐसे ग्रीव कारण, कुछ ऐसे ठोस कारण जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है उनके प्रति। तो उनको समझने के लिए हमें लगता है, और ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का और ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम का, उनका इनिशिएटिव है कि हम इस तरह के प्रोग्राम जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो लाएं, और इसके बाद गूगल मीट में इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी रखी गई है। तो ये सारी जानकारी हमें आप तक पहुंचानी थी। अब क्या हम इसको
मृत्यु दर सुधार करने में भी, यानी अगर हम ये कहते हैं कि अमुक परसेंट लोग मर रहे हैं, तो क्या हम कुछ लोगों की जान बचा सकते हैं, जिनकी संभवतः इससे मृत्यु हो गई होती? जी हाँ, कुछ संभावनाएँ हैं, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन अगर हम इन साइटोकाइन स्टॉर्म को समझें, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हैं, वो इस साइटोकाइन स्टॉर्म के शिकार ज़्यादा होते हैं। ये एक प्रोसेस, इन्फ्लेमेशन होता है तब जब हमें चोट लग जाती है, आस-पास लाल सा जमता है, वो इन्फ्लेमेशन है। लेकिन जब वो इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है और हमसे अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो हम उसे हाइपर इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। तो ये जो हाइपर इन्फ्लेमेशन है, अगर हम इसको समझें कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण हुई है और व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं से, डेली लाइफ़स्टाइल से अपने इम्यून सिस्टम को इतना रोबस्ट कर ले कि वो उसको टॉलरेट कर सके, तो एज्ड लोगों में भी ये विल पावर काफ़ी हद तक उनकी जान बचा सकती है। देखिए, बहुत सारे सेल्स हैं जो कि इन साइटोकाइन्स को बनाते हैं। शरीर को ज़रूरत है अपने इम्यून सिस्टम के लिए, लेकिन कोरोना एक ऐसा डिज़ीज़ है जिसमें सिलेक्टिव साइटोकाइन ब्लॉकेड को अगर हम कर लें, तो शायद कुछ डेथ्स को हम कंट्रोल और डेफर कर सकते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा एपिडेमिक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स का ध्यान इसी तरफ है, क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन जो है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं वापस वहीं पर चलती हूँ जहाँ से शुरू किया था। कोविड यक्ष प्रश्न लाया है जीवन से जुड़ा। सुखद जीवन पर क्यों कर भय का वज्रपात पड़ा। शिक्षक की गोदी में समाज पनपता, ज्ञान से धीर-धीर से साहस जन्मता। जाने क्या वैक्सीन हो सफल कब? कब होगा इलाज का सफल उपाय? कितनी होगी जागरूकता जन-जन में और कब पूरा लॉकडाउन खुल जाए? अब हमें अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार करना है, मास्क पहनना है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का ही हिस्सा है। समाज को विश्वास दिलाना है, क्योंकि 2020 से आगे 2021 में हम सबको स्वस्थ और जीवित जाना है। धन्यवाद। गूगल मीट के लिए लिंक आपसे शेयर किया जा चुका है, लेकिन उससे पहले हमारी प्रो वाइस चांसलर मैडम की तरफ से कुछ मैसेजेस। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट अगेन ऑन द गूगल मीट प्लेटफॉर्म। Hello, friends. So, back to you again. In fact, I wanted to talk to you about small things like we have faced several pandemics in the past also, and today's pandemic is not bigger than them. We are afraid because of the nature of contagiousness. However, there have been several times such viruses which have attacked us because they were not visible to us at all. And they have attacked us, created havoc in our lives. Millions of deaths were claimed by them, and then we could find resort. So this time also, human being will win over. However, we can realize that this is just a balance the nature is striking between us and the rest of the world. So, friends, this pandemic or the other pandemics, we have learned lessons from them of how we should live, what should be our lifestyle, and probably that was the reason that Sanatan Dharma people have a specific lifestyle of namaskar, keeping distance, touching feet, or washing feet and hands every time they enter into house. They never take their slippers into the house. So such small things became the part of life, probably due to such pandemics, knowing that there can be contagiousness, which is going to have ill effects. We have people from last pandemics like HIV sufferers, we have swine flu, SARS, um, and Ebola sufferers who have recovered and have understood the type of mistake they would have probably been committing in their social life. So now is the time we have to realize how to live. Live with it, with the fact that such viruses will come up again and again. And there are so many such families of viruses which can attack us and cause such contagious diseases. I would like to talk about the efforts of WHO. WHO, in its meeting on 5th of May 2020, just 10 days after the director had taken up, and Executive Director Michael Ryan was giving
was delivering his lecture, where he said that how 15,000 genome sequences have been identified, and they consider it to be probably a natural RNA virus, because natural RNA would mutate so fast or would have so many such big sequence. They have also described how it has open base pairs at both 3' and 5' end, and 17 to a little more number of mutations have already been recorded. It can weaken the T cells using ACT receptors, causing oxidative stress, vascular thrombosis, etc. But in India, Secretary of Ministry of Ayush, Dr. Rajesh Kotecha, she reported that Ayush Ministry has developed Ayurvedic decoctions, formulae, tablets, which have been tested over 6,000 patients who were corona positive. And if 7 doses were given to them, they could become corona negative. Otherwise, in lesser number of doses, they could remain as corona positive still. So those studies are still going on. Similarly, we have hydrochloroquine sulfate tablets which are being given, which is actually known as anti-malarial, and it helps in joints pain also. But what it is exactly? Well, it is from cinchona, all quinines, and again a natural product, but the one which we are getting is synthetic. Every synthetic product has its own side effects. Here also we believe to have the same. I would like to explain about something what natural products can do, what Ayush Ministry is trying to find out, the relief probably which can be provided to all the patients or non-patients. There are flavonoids and glycosides, and in the picture, so friends, in this slide, you can see that distressed lungs are distressed just because of infections, pollution, cigarette smoking, or otherwise, due to any reason. In such lungs, there are several cytokines, NF-kappa B particles, and other chemicals they accumulate and cause this distress to lead to diseases like COPD, asthma, pulmonary fibrosis, or lung cancer. On the right side, if you can see, there are flavins. You can see the flavin nucleus making flavonoids or flavin glycosides. This is for attenuation, flavin glycosides; for mitigation, flavonoids; for downregulation of pulmonary fibrosis, it is again flavonoids, and for suppression, you can see that there are either alkaloids or terpenoids which join together in not allowing lung cancer to happen, because the whole process of formation of reactive oxygen species to ROS1, MAP kinases, and the whole cycle leading to either pulmonary fibrosis or lung cancer is suppressed or downregulated. Whereas on the other hand, the NF nuclear factor kappa B particle and the whole cycle again leading to COPD, or that is coronary obstructive pulmonary disease, and asthma, they are mitigated or attenuated. So this is all natural products which are helping us. Similarly, though it is not exactly in place, yet in periprosthetic osteolysis also, because there is a lot of inflammation that is caused, and you can see that cytokines may lead to apoptosis. On the other hand, if the chemokines are made, they can lead to formation of kinases and leading to formation of macrophages and osteolytes. So stimulation and inhibition are two processes which may either allow cellular processes to go on, wear and tear to go on, or to allow to help rescue. So aseptic loosening in total hip replacement is mainly caused by wear particles, which you can see here how they can be worn off, how they can wear off the cells.
and there is no such drug therapy which can do aseptical, which can or such effective protocol to determine which patients will suffer and who will not suffer. So there's a lot of work yet to be done. Rescue here that whatever may happen to our cells, we should know how to protect them by increasing our own immunity levels, not getting immunocompromised. And how can we do that? There are so many answers to it. But one thing you might have all seen, that while during this COVID time, we have seen our air quality index to improve. We have watched how lives have improved. We could hear the chirrups of birds. We could see the cleanliness of water. We can breathe fresh air. All these things are so precious for our lives, even for our immunity to function well. So this COVID time is telling us how should we behave in our life, not creating obnoxious pollution, not creating obnoxious or not creating encroachment in the lifestyle of other wild animals and the plants and the whole environment around us. Then the whole balance would be struck well, and we will not have to suffer the way we are suffering today due to some or the other organisms curbing the lives of so many human beings from this earth. So this is all the messages to tell you about the biology of this virus, and also to tell you about what good it has done behind doing whatever deaths you can see, which is much smaller a number than what could have happened throughout the world in the absence of coronavirus, when everybody was on the roads, when everybody was suffering with the pollution. So thank you very much. I'm sure that Dr. Neelu Jain Gupta would be giving you much more insight into the subject. And our Vice Chancellor, who is an authentic economist, would tell you many more social, economical, environmental aspects of this biological organism, vis-a-vis human being. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much for your insightful dialogue to our audience. And please stay back, come back. Your message has 2 links. The second link is for the Google Meet. And right away, in 1 minute, we are waiting for you right there. So hope to see you at the Google Meet, and do not miss out an insightful inspiration from our Honorable Vice Chancellor, because we want to continue this program further, and he will let you know how we are going ahead with it. Stay tuned, stay in, join back, take care, stay safe.